हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल कंप्यूटर के एग्जाम एनालिसिस पर। 2025-26 का ये जो पेपर था, इसमें कंप्यूटर का लेवल आप जानते हैं मॉडरेट टू टफ था। इसका मतलब कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको जो कंप्यूटर की तैयारी करनी होगी वो एडवांस मैनर में ही करनी होगी, यानी बिल्कुल बेसिक से शुरू करके पूरे एडवांस तक आपको पढ़ना होगा। देखते हैं आज के सेशन में कि वो कौन कौन से टॉपिक थे जिनसे कंप्यूटर में पूछा गया, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे और उनका सॉल्यूशन देना क्या इतना टफ था। आइए कंप्लीट बात करेंगे हर एक क्वेश्चन पर, उसके आंसर पर, उसके एक्सप्लेनेशन पर, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट एनालिसिस। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और फुल कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस एग्जाम लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं इस नए कोर्स से। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे बेसिक टू एडवांस, जो टाइम टू टाइम अपडेट भी होंगे एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग। कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड। जुड़ सकते हैं आप इस कोर्स से। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे गए, क्या इन्हीं टॉपिक पर हमको ज्यादा फोकस करना है? जी नहीं, हमें कंप्लीट कंप्यूटर पर फोकस करना है। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि एग्जाम में जो टॉपिक्स कवर किए गए वो कौन कौन से थे। नेटवर्किंग, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी टॉपिक। नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल, लेयर से क्वेश्चन। नेटवर्किंग में इंक्रिप्शन टाइप्स, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ईमेल के रिगार्डिंग, ईमेल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। मेमोरी, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। एमएस वर्ड से 2 क्वेश्चन, एमएस एक्सेल से 3 क्वेश्चन, पावर पॉइंट से 1 क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर से 1 क्वेश्चन, ओएलई और कॉम बेस्ड। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्टकट कीज, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से क्वेश्चन मेमोरी से। मैलवेयर टॉपिक से क्वेश्चन ट्रोजन हॉर्स। हार्डवेयर से क्वेश्चन हैंडशेकिंग कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर से पोर्ट्स रिलेटेड। नेटवर्क सिक्योरिटी से बैकअप रिलेटेड। क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन और सीपीयू आर्किटेक्चर, जहां कंट्रोल यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया। तो टोटल आपके 17 टॉपिक कवर किए गए 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए। समझ रहे हैं आप कि आपको सब कुछ पढ़ना होगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस। जो क्वेश्चन पूछा गया ये उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग इंक्रिप्शन फॉर डेटा इन ट्रांजिट ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क पर डेटा के संचरण के दौरान इंक्रिप्शन का सक्षम करने की प्राथमिक लाभ क्या है? देखिए, इंक्रिप्शन को सक्षम बनाने के लिए, इंक्रिप्ट करने का मतलब तो आप जानते हैं कि कोई प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कैसे बदलें, एक प्लेन टेक्स्ट को कोडेड फॉर्म में कैसे बदलें, इसी को बोलते हैं इनक्रिप्ट करना, जिसका मेन काम होता है डेटा को सिक्योर बनाना, कि अगर हैकर ने डेटा को हैक कर भी लिया तो भी कोई दिक्कत ना हो, हैक करने के बाद भी वो डेटा को रीड ना कर पाए। ये काम होता है इनक्रिप्शन का। तो आंसर क्या होगा? इट इंश्योर दैट डेटा इज अनरेडेबल टू अटैकर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। रीड ही ना कर पाए, भले ही डेटा हैक हो जाए लेकिन हैक होने के बाद भी रीड ना हो पाए, अनरीडेबल रहे। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ इंक्रिप्शन। क्या बी हो सकता था? जी नहीं। इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क। नहीं, ये काम तो फायरवॉल का होता है गेटवे के साथ मिलकर। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल थेफ्ट ऑफ द डिवाइसेस। जी नहीं, डिवाइसेस को फिजिकल थेफ्ट से बचाने के लिए तो इसका यूज नहीं करते।
इट इंप्रूव द ओवरऑल स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफर? जी नहीं, डेटा ट्रांसफर स्पीड का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंक्रिप्शन क्या है? व्हाट्सएप भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज करता है, फेसबुक भी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा बाय मेकिंग इट सीक्रेट। इंक्रिप्शन डेटा को गुप्त बनाकर उसकी सुरक्षा करता है ना, यही इंक्रिप्शन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रेडेबल इंफॉर्मेशन यानी प्लेन टेक्स्ट इनटू एन अनरेडेबल फॉर्मेट साइफर टेक्स्ट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। मतलब इंक्रिप्शन पठनीय जानकारी यानी प्लेन टेक्स्ट को अपठनीय प्रारूप यानी साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। और ये इंक्रिप्शन कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, है ना, याद रखिएगा इस बात को। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वो है जिसमें एक की का प्रयोग किया जाता है, एक की से ही लॉक और अनलॉक करते हैं, ये सिमेट्रिक है। प्राइवेट की का प्रयोग करेंगे लॉक करने के लिए और डेटा को अनलॉक करने के लिए। वहीं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में दो कीज का प्रयोग करेंगे, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। इस पर बात करेंगे डिटेल में आगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या था? अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 4K multiply 8 bits. How many address lines are required on the address bus to identify every byte in the memory uniquely? एक कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी क्षमता 4K इंटू 8 बिट है। इस मेमोरी में प्रत्येक बाइट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एड्रेस बस पर कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होगी? बहुत आसान है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या? मेमोरी 4K, मेमोरी का साइज कितना है? 4K। के का मतलब क्या होता है? 1024। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो के की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1024 लिख सकते हैं। 4 का मतलब 2 की पावर 2। अगर बाइनरी में इसको हम लिखें तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। और 1024 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 10। यानी 2 को अगर 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1024। 2 की पावर 10। पावर को प्लस कर देते हैं मल्टीप्लाई में, ये बात आप जानते हैं। तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। तो मेमोरी कितनी हो गई? 2 की पावर 12। ये क्या निकल के आया? बाइट्स। हमें एक चीज और भी गिवन है, 8 बिट। इसको अगर हम बाइट में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो यहां 1 हो जाएगा, यानी 8 बिट का हमें यूज नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी बाइट में कन्वर्ट करने पर 1 आएगा। तो आंसर आ चुका है हमारे पास 2 की पावर 12 का मतलब कितनी लाइंस यहां पर बनेंगी? 12 लाइंस। सो द करेक्ट आंसर इज 12। जो पावर होगी वही तो लाइंस होंगी, तो आंसर क्या हो गया? 12 लाइंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, a text box moves out of place when content is edited during a presentation. Which design mistakes most likely cause this? यानी प्रेजेंटेशन के दौरान कंटेंट एडिट करते समय, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपको कंटेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, टेक्स्ट बॉक्स अपनी जगह से हट जाता है। क्यों? इस समस्या का सबसे संभावित कारण कौन सा है? क्योंकि उसे प्लेस होल्डर में रखा नहीं गया। अगर प्लेस होल्डर में नहीं रखेंगे, अगर बॉक्स में नहीं रखेंगे तो क्या डिजाइन गड़बड़ हो जाएगा? जी हां, मींस नॉट यूजिंग द प्लेस होल्डर। हम जानते हैं ये क्वेश्चन पावर पॉइंट से है, प्रेजेंटेशन से है, और पावर पॉइंट में दो प्लेस होल्डर होते हैं बाय डिफॉल्ट। ये हम लोग पढ़ते भी हैं कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कितने प्लेस होल्डर होते हैं? दो। एक क्लिक टू ऐड टाइटल के नाम से, जहां हम टाइटल को रखते हैं, और दूसरा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट के नाम से, जहां हम कंटेंट यानी बॉडी को रखते हैं। तो दो प्लेस होल्डर होते हैं। अगर इनमें हम टेक्स्ट को नहीं रखेंगे, प्लेस होल्डर का यूज नहीं करेंगे, तो क्या उसका फॉर्मेट बिगड़ जाएगा? जी हां, यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अ टीचर वांट टू व्यू ओनली स्टूडेंट हु स्कोर्ड अबव 75 मार्क्स without deleting other records. Which Excel tool is best?
कितना सरल क्वेश्चन। एक शिक्षक अन्य रिकॉर्ड को हटाए बिना केवल उन छात्रों के रिकॉर्ड को देखना चाहता है जिन्होंने 75 से अधिक अंक प्राप्त किए। इसके लिए एक्सेल में कौन सा टूल उपयुक्त है? फिल्टर है। सॉर्टिंग का मतलब तो होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, हो नहीं सकता। फ्रीज पेन का मतलब क्या होता है? जहां हम फ्रीज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं चीजों को। रिमूव डुप्लीकेट भी हो नहीं सकता। द आंसर इज फिल्टर। एक्सेल में हम जानते हैं जब हम होम पर जाते हैं तो हमें यहां पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसके द्वारा हम अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगा के चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। ये जो फिल्टर का ऑप्शन है ये दो जगह पर मिलता है, एक होम टैब में और एक डेटा के टैब में। जब हम डेटा पे क्लिक करते हैं तो भी हमें फिल्टर मिलता है, जब हम होम टैब पे जाएंगे तो भी सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इन द ओएसआई मॉडल। अब देखो इससे सरल क्वेश्चन नहीं आ सकता, है ना? कितना सरल क्वेश्चन था ये। इन द ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, which layer is responsible for routing packet across different network using logical addressing? OSI मॉडल में कौन सी परत लॉजिकल एड्रेसिंग का उपयोग करके विभिन्न नेटवर्कों में पैकेट को रूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो OSI मॉडल में टोटल लेयर्स कितनी होती हैं? 7। राउटर का प्रयोग, आईपी एड्रेस का प्रयोग, राउटिंग का प्रयोग किसमें होता है? नेटवर्क लेयर में। क्या नेटवर्क लेयर गिवन है? जी हां। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हम जानते हैं ओएसआई मॉडल में पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, जो बिट्स पर काम करती है। दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, जो मैक एड्रेस पर काम करती है, फ्रेम्स पर काम करती है। तीसरी होती है नेटवर्क लेयर, जो पैकेट्स पर काम करती है, जो आईपी एड्रेस पर काम करती है। चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल बोलते हैं, सेगमेंट पर काम करती है। फिर होती है सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, जो डेटा 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 पर काम करती है ना? तो कितना आसान था। पैकेट्स भी आया था, आईपी एड्रेस भी आया था, राउटिंग यानी राउटर भी आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा संचार को सुरक्षित करने के लिए सममित इंक्रिप्शन का उपयोग करने की एक सीमा है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब एक की का प्रयोग उसी की से लॉक हो और उसी एक की से डेटा को अनलॉक करे, यानी की डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट बिकम चैलेंजिंग। यहां सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो की का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत चैलेंज वाला है। क्यों? क्योंकि सेंडर और रिसीवर के पास में एक ही चाबी होनी चाहिए, और अगर सेंडर रिसीवर को वो चाबी भेज रहा है तो हो सकता है बीच में वो चाबी हैक हो जाए, हो सकता है उस चाबी में कोई बदलाव कर दे। एक चाबी है ना सेंडर के पास और रिसीवर के पास, उसी से ही चीजें होंगी, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? एक ही गुप्त कुंजी, सीक्रेट की से डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाएगा। एक की होगी जिससे डेटा को क्या करेंगे? लॉक करेंगे, और उसी से डेटा को अनलॉक भी करेंगे। उस गुप्त कुंजी को भेजने वाले सेंडर और प्राप्त करने वाले रिसीवर दोनों के बीच सुरक्षित तरीके से साझा करना बहुत मुश्किल होता है कि वो उस की को भेजे कैसे, है ना? ये बड़ा मुश्किल है। की का मैनेजमेंट बहुत टफ है। कुंजी रास्ते में चोरी हो जाए ये भी डर है, या गलत व्यक्ति तक पहुंच जाए ये भी डर है। तो पूरा संचार यानी कम्युनिकेशन असुरक्षित हो जाएगा इस केस में। ये होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? की डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके मैनेजमेंट का, जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना? रीजन ये है आपके सामने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर मेथड फॉर एनक्रिप्टिंग ईमेल टू प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल को एनक्रिप्ट करने का एक सुरक्षित तरीका है जिससे उसकी सामग्री को अनधिकृत पहुंच से बचाया जा सकता है? एसएमटीपी का यूज करते हैं मेल को भेजने के लिए, आई मैप का यूज करते हैं मेल को रिसीव करने के लिए,
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP3 प्रोटोकॉल। SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर होता है, यह भी एक प्रोटोकॉल होती है जिसका यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही थी? ईमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ईमेल की प्रोटेक्शन के लिए दो चीजों का प्रयोग करते हैं। पहला, दैट इज कॉल्ड माइन सिक्योरिटी, यानी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन सिक्योर, इसका। और दूसरा प्रेटी गुड प्राइवेसी का। कभी भी ईमेल अगर हमें सुरक्षित करने होते हैं तो वो दो ही तरीके से पॉसिबल है। एक तो प्रेटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करें तो ये पॉसिबल है, और दूसरा माइन एस यानी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन सिक्योर या सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। माइन का प्रयोग हम करते हैं अटैचमेंट को लेकर। अगर ईमेल में हमें कोई भी अटैचमेंट अटैच करना है, जैसे MS वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, कोई इमेजेस, कोई वीडियो, तो क्या इनमें प्रोटेक्शन की बहुत नीड होगी? क्या ये सबसे ज्यादा प्रोन होंगे वायरस के? जी हां, सबसे ज्यादा खतरा इसी में होगा, तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी इसमें लगाएंगे। तो माइम प्रोटोकॉल क्या करती है? अटैचमेंट का काम करती है। लेकिन माइम को प्रोटेक्ट कौन करता है, सिक्योर कौन करता है? तो आंसर है एस माइम, सिक्योर माइम। समझ में आया? तो आंसर क्या था? एस माइम। अगर पीजीपी होता ऑप्शन में तो पीजीपी हो जाता, प्रेटी गुड प्राइवेसी मेल के सेंस में। नेक्स्ट, which mechanism handle the object linking in OLE by maintaining a persistent connection to a remote server? कौन सा तंत्र रिमोट सर्वर के CLS ID से निरंतर कनेक्शन बनाए रखकर OLE में ऑब्जेक्ट लिंकिंग को संभालता है? अब देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग का मतलब क्या होता है, OLE क्या होता है, क्लास आईडी क्या होती है ना, इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि MS वर्ड में एक ऐसा हाइपरलिंक लगा दो जिससे MS एक्सेल में पहुंच जाओ, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, हाइपरलिंक का प्रयोग करके MS वर्ड से डायरेक्ट एक्सेल में पहुंचा जा सकता है, एक्सेल से पावर पॉइंट में पहुंचा जा सकता है, पावर पॉइंट से MS वर्ड या एक्सेल में पहुंचा जा सकता है। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग। सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं लिंक करना, और ये पॉसिबल होता है किसके थ्रू? कॉम के थ्रू, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू। कैसे? आइए बात करते हैं। OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, एक माइक्रोसॉफ्ट तकनीक है। यहां दिया ना क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट लिंकिंग इन OLE, तो इसका मतलब क्या होता है OLE का? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग एक माइक्रोसॉफ्ट तकनीक है जिससे एक एप्लीकेशन या का ऑब्जेक्ट दूसरे एप्लीकेशन में लिंक या एम्बेड किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, MS वर्ड से एक्सेल में पहुंचना, एक्सेल से पावर पॉइंट में पहुंचना, वाया हाइपरलिंक, वाया लिंक के थ्रू, दिस इज कॉल्ड OLE। एग्जाम्पल के तौर पर MS वर्ड में एक्सेल की शीट को जोड़ देना या क्लिक करके पहुंच जाना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या वर्ड में एक्सेल की शीट को जोड़ सकते हैं? जी हां, ये OLE तो है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ही तो है। क्लास आईडी क्या होता है? क्लास आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं। एक यूनिक आईडी होती है जो किसी कॉम ऑब्जेक्ट को सर्वर से पहचानती है कि किसके बीच में हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है। यह पहचानने के लिए क्लास आईडी होती है जिसे बोलते हैं क्लास आइडेंटिफायर। कॉम क्या होता है? कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका काम क्या होता है? यह भी एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कॉम, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने की परमिशन देती है। जैसे, क्या व्हाट्सएप पर हम कॉल भी कर सकते हैं? जी हां। क्या व्हाट्सएप में हम मैसेज भी भेज सकते हैं? जी हां। क्या व्हाट्सएप में वीडियो और ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं? क्या रिकॉर्ड करके मैसेज भी भेज सकते हैं? जी हां। तो ये सब क्या है? अलग अलग सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़कर व्हाट्सएप का फीचर बनाया गया जिसमें कई चीजें हम कर पा रहे हैं,
हम स्टेटस देख भी पा रहे हैं, हम स्टेटस लगा भी पा रहे हैं। तो ये क्या है? कई सारे फंक्शन का एक कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने की परमिशन देती है, ताकि एमएस वर्ड एक्सेल से कम्युनिकेट कर पाए, एक्सेल वर्ड से कम्युनिकेट कर पाए, पावर पॉइंट एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों से कम्युनिकेट कर पाए, तो सॉफ्टवेयर आपस में बातें कर पाए या लिंक कर पाए, इसके लिए कॉम का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, इन एक्सेल which function would you use to count the number of cell in a range that meet a specific condition? एक्सेल में किस श्रेणी में मौजूद उन सेलों की संख्या गिनने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे जो एक विशिष्ट शर्त का को पूरा करता है? हम जानते हैं कि एक्सेल में कई सारे काउंट फंक्शन होते हैं। कंडीशन बेस्ड जो काउंट फंक्शन होता है वो काउंट इफ होता है। ये तो बहुत सरल था। काउंट इफ a1 कॉलन a10 इज ग्रेटर देन 10, क्या ये कंडीशन है? जी हां, जिसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 से ग्रेटर होनी चाहिए। a1 से लेकर a10 तक उन सेल्स को काउंट करके बताओ। यही तो काउंट करना है इसमें, कंडीशन बेस्ड। तो जो काउंट फंक्शन होते हैं एक्सेल में वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला, काउंट, जो केवल न्यूमेरिक वैल्यूज यानी नंबर्स को काउंट करेगा। जिस जिस सेल में नंबर होगा उसे काउंट करके दे देगा। केवल न्यूमेरिक वैल्यूज यानी नंबर्स को काउंट करके देगा काउंट फंक्शन। काउंट ए क्या करता है? ए का मतलब होता है ऑल, काउंट ऑल। एम्प्टी सेल को छोड़कर, जो खाली सेल है उसको छोड़कर सभी वैल्यूज, सभी सेल जिसमें चाहे टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो या कोई लॉजिक हो, को काउंट करके दे देगा कि ऐसी कितनी सेल हैं जिसमें नंबर्स हैं, टेक्स्ट है या कोई लॉजिक है। लेकिन वो खाली सेल को काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ब्लैंक सेल, खाली सेल को काउंट कौन करेगा? काउंट ब्लैंक फंक्शन केवल ब्लैंक यानी खाली सेल को काउंट करके देगा। और जो कंडीशन वाली सेल होगी उसको कौन काउंट करेगा? काउंट इफ। किसी एक कंडीशन के आधार पर काउंट करेगा, दैट इज काउंट इफ। तो काउंट क्या करेगा? सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा सेल में। काउंट ए क्या करेगा? सभी सेल्स को काउंट करेगा लेकिन खाली वाली सेल को नहीं। काउंट ब्लैंक क्या करेगा? सिर्फ खाली वाली सेल को काउंट करेगा। काउंट इफ क्या करेगा? कंडीशन बेस्ड सेल को काउंट करके बता देगा। हो गया। नेक्स्ट, इन विंडोज 10 या 11 विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अलाउ अ यूजर टू साइकिल थ्रू एप्स ऑन द टास्क बार इन द ऑर्डर दे आर पिन्ड। विंडोज 10 या 11 में कौन सा शॉर्टकट कुंजी संयोजन उपयोगकर्ता को टास्क बार पर मौजूद एप्लीकेशंस को उनके पिन किए गए क्रम में देखने की अनुमति देगा? जो टास्क बार में आपकी एप्लीकेशंस हैं वो किस सीक्वेंस में पिन है, अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? विंडोज टी करेंगे। विंडोज टी जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकेंगे कि टास्क बार में जो पहली एप्लीकेशन होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। फिर विंडोज टी करेंगे तो दूसरी, फिर विंडोज टी करेंगे तो तीसरी। इस प्रकार आपकी जो टास्क बार में सीरियल से जो एप्लीकेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सीक्वेंस से वो हाईलाइट होती चली जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। यही तो पूछ रहा है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल which specific register hold the instruction that is currently being decoded and executed by the CPU? निर्देश चक्र के दौरान कौन सा विशिष्ट रजिस्टर उस निर्देश को रखता है जिसे वर्तमान में सीपीयू द्वारा डीकोड और निष्पादित किया जा रहा है? रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है उसे रजिस्टर बोलते हैं। जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है उसे रजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट मेमोरी में सबसे फास्ट रजिस्टर, उसके बाद कैशे, उसके बाद रैम, ये सीक्वेंस होता है। तो सबसे फास्ट कौन सी होगी? रजिस्टर। किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर होती है।
प्रोसेसर के अंदर होती है रजिस्टर। अब रजिस्टर कई सारे तरीके का होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये सब आपके रजिस्टर के टाइप्स हैं। क्या पूछ रहा था? करेंटली बीइंग डिकोडेड, इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग डिकोडेड, वर्तमान में सीपीयू द्वारा डिकोड और निष्पादित किए गए इंस्ट्रक्शन कहां रहते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, आईआर में। क्या होता है आईआर? आइए देखते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वही इंस्ट्रक्शन रहते हैं जिसे सीपीयू अभी एग्जीक्यूट करने वाला है, अभी किया नहीं है लेकिन उसने क्यू में लगा दिया है, लाइन में लगा दिया है कि इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। उस इंस्ट्रक्शन को कहां रखते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वही इंस्ट्रक्शन रहता है जिसे सीपीयू अभी एग्जीक्यूट करने वाला है। आईआर का काम करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखना है। जो करंट इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू को चाहिए प्रोसेस करने के लिए, उसको होल्ड करके रखने का काम कौन करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यू आर एडिटिंग अ 50 पेज थीसिस, द हेडिंग फॉन्ट साइज चेंजेस ऑटोमेटिकली whenever you modify one heading. You want only the selected heading to change, not all similar headings. What should you do? आप 50 पृष्ठों की थीसिस संपादित कर रहे हैं। किसी भी शीर्षक में बदलाव करने पर शीर्षक का फॉन्ट आकार अपने आप बदल जाता है। आप चाहते हैं कि केवल चयनित शीर्षक का फॉन्ट आकार बदले, जिसे आप क्लिक करें वही बदले, सभी मिलते जुलते शीर्षक का नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। जिस भी चीज को आप बदलना चाहते हैं, अगर आप वही चीज बदलना चाहते हैं, बाकी में कोई चेंजेस ना आए, तो क्या करेंगे? जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे उसी को बोल्ड करेंगे, उसी को इटैलिक करेंगे, उसी पर अंडरलाइन करेंगे। तो क्या होगा? अप्लाई करेंगे डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था आपको। यस। What is the main purpose of a Trojan horse in network and information security? नेटवर्क और सूचना सुरक्षा में ट्रोजन हॉर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? स्टील और डिलीट फाइल्स एंड क्रिएट अ बैकडोर फॉर हैकर। बिल्कुल सही। ये स्टील करता है, चुराता है, डिलीट करता है फाइल्स को, और बैकडोर फॉर हैकर्स क्रिएट करता है। बैकडोर क्यों? क्योंकि ये छुप के आता है। बैकडोर का मतलब दूसरों को दिखाता है कि मैं शरीफ हूं लेकिन हूं नहीं, दैट इज कॉल्ड बैकडोर। पीछे के दरवाजे से आता है, घोड़ों के अंदर छुप के आता है ना। ट्रोजन का मतलब क्या है? एक ऐसा घोड़ा जिसमें सैनिक छुपे हुए थे, राजा को भेंट दिया गया, राजा को गिफ्ट दिया गया, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। तो क्या बैकडोर से अटैक हुआ? क्या घोड़ों के अंदर सिपाही छुपे हुए थे और उन्होंने किले पर आक्रमण किया? यस, बैकडोर है। टू ब्लॉक नेटवर्क ट्रैफिक बाय ओवरवेलमिंग सर्वर? नहीं। नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करना ये तो डीडीओएस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। साइलेंट कॉपी इटसेल्फ टू अदर सिस्टम यूजिंग नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज? अपनी कॉपी बनाना ये तो वॉर्म होता है, राइट वंस रीड मैनी। टू इंटरसेप्ट नेटवर्क ट्रैफिक बाय फ्लडिंग कम्युनिकेशन चैनल, ये भी डीडीओएस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस प्लस स्निफिंग अटैक। इंटरसेप्ट नेटवर्क ट्रैफिक जिसमें फ्लड कर दिया जाता है सर्वर के ऊपर, स्निफिंग की जाती है, डीडीओएस अप्लाई किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये एक प्रकार का मैलवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो खुद को लेजिटिमेट यानी सही सॉफ्टवेयर दिखाता है, यूजर को धोखा देकर इंस्टॉल किया जाता है, सिस्टम में बैकडोर से आता है, हैकर को अनऑथराइज्ड एक्सेस दे सकता है, फाइल्स को चुरा सकता है और डिलीट भी कर सकता है ना। दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। बाकी क्यों नहीं होंगे? स्टील और डिलीट फाइल एंड क्रिएट अ बैकडोर फॉर हैकर, ये ट्रोजन है। टू ब्लॉक नेटवर्क ट्रैफिक बाय ओवरवेलमिंग सर्वर, ये डीडीओएस अटैक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। जहां सर्वर पर
इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की जाती है कि सर्वर कंफ्यूज हो जाए कि किसका आंसर करना है किसका नहीं। इस अटैक को क्या बोलते हैं? डीडोस अटैक। साइलेंट कॉपी इटसेल्फ, कॉपी बनाना वॉर्म है। इटसेल्फ मतलब आत्मनिर्भर, वॉर्म। इंटरसेप्ट नेटवर्क ट्रैफिक बाय फ्लडिंग कम्युनिकेशन, फ्लड करना कम्युनिकेशन का, अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस विद स्निफिंग अटैक। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया होगा। इन asynchronous serial communication, what is the role of hardware handshake? एग्जाम्पल यूजिंग आरटीएस या सीटीएस लाइन। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? कह रहा है एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन, जैसे लैपटॉप और मॉडेम के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो एसिंक्रोनस होगी। कह रहा है हार्डवेयर हैंडशेकिंग, हैंडशेकिंग का मतलब रियल टाइम पर कम्युनिकेशन हो, कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसमें सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जैसे आपने कहा सर मुझे कॉफी पीनी है, सर मुझे कॉफी दे दीजिए लाकर। तो मैं आपसे, आप अगर मेरे घर में आएंगे तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, ठंडा लेंगे गर्म लेंगे? तो आप कहेंगे सर कॉफी लेंगे। हम कहेंगे पक्का ना, ले लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा सर कंफर्म है, कॉफी पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये है हार्डवेयर हैंडशेकिंग। मैंने आपको एक सिग्नल दिया कि आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? आपने कहा गर्म। जैसे ही आपने कंफर्म किया मैंने कॉफी ऑर्डर कर दी और आपके सामने पेश कर दी। ये क्या है? हार्डवेयर हैंडशेकिंग है। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? हार्डवेयर हैंडशेकिंग का मतलब टू प्रिवेंट डेटा लॉस बाय मैनेजिंग बफर ओवरफ्लो। नेटवर्किंग में इस हार्डवेयर कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं जब हमें डेटा भेजना होता है नेटवर्क के ऊपर। हम कंफर्म करेंगे ना कि सामने वाले डिवाइस डेटा लेने में सक्षम है भी या नहीं, क्या वो तैयार है डेटा को लेने में, और अगर हां तो हम डेटा एक्सेप्ट करवा देंगे। कैसे? टू प्रिवेंट डेटा लॉस। और इससे होगा क्या? डेटा लॉस नहीं होगा और बफर के ओवरफ्लो को मेंटेन कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं, सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आओ देखते हैं। आरटीएस का मतलब होता है, देखो यहां क्या गिवन है, आरटीएस और सीटीएस लाइन। आरटीएस का मतलब रिक्वेस्ट टू सेंड और सीटीएस का मतलब क्लियर टू सेंड। सेंडर पहले आरटीएस सिग्नल भेजता है, क्या मैं डेटा भेज सकता हूं नेटवर्क के ऊपर? रिसीवर कहेगा हां भेज दो। अगर रिसीवर तैयार है तो वो सीटीएस सिग्नल भेजता है, क्लियर टू सेंड, हाँ भेज दो कोई दिक्कत नहीं। फिर डेटा ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं हैंडशेकिंग। समझ में आया? एक्सेप्टेंस, मैंने डेटा भेजा लेकिन भेजने से पहले पूछा क्या तैयार हो लेने के लिए? सामने वाला कहेगा जी हां तैयार है, अब डेटा भेज दो। इससे क्या होगा? इससे बफर ओवरफ्लो नहीं होगा, इससे डेटा का लॉस नहीं होगा, इसमें नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर हैंडशेकिंग। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इन एंटरप्राइज स्टोरेज हाउ डज अ कॉपी ऑन राइट काउ स्नैपशॉट डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बैकअप? एंटरप्राइज स्टोरेज में कॉपी ऑन राइट यानी काउ स्नैपशॉट पारंपरिक बैकअप में किस प्रकार से विभिन्न है? जो ट्रेडिशनल बैकअप होता था उसमें हम क्या करते थे, पूरा पूरा बैकअप ले लेते थे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में जो भी डेटा है उसका बैकअप लो, तो आप क्या करेंगे? अपने मोबाइल का डेटा पेन ड्राइव में रख देंगे, या अपने मोबाइल का डेटा एसएसडी में रख देंगे, या अपने मोबाइल का डेटा किसी सीडी या डीवीडी में रख देंगे, पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये तो ट्रेडिशनल बैकअप तरीका है। लेकिन जो एंटरप्राइज, जो कंपनीज ऑप्ट करती हैं उसे क्या बोलते हैं? काउ, कॉपी ऑन राइट। ये क्या करता है? ये सिर्फ रेफरेंस रखता है अपने पास, मतलब जो चेंजेस हम करेंगे उन चेंजेस को बैकअप करेगा, सिर्फ चेंजेस को बैकअप करेगा। सपोज करिए मैंने क्या किया, अपनी पेन ड्राइव के डेटा को लैपटॉप में रखा, पूरा जितना भी पेन ड्राइव का डेटा था वो मैंने लैपटॉप में रख दिया। अब अगर लैपटॉप में उस डेटा में हम जहां भी चेंज करेंगे सिर्फ वही चेंज पेन ड्राइव में ऑटोमेटिकली हो पाएगा। इसे बोलते हैं कॉपी ऑन राइट। क्या हमें पूरा डेटा बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है? जी नहीं, सिर्फ
जो अपडेट किया है उसका रेफरेंस, उसकी लिंकिंग करनी होगी, दैट इज कॉल्ड कॉपी ऑन राइट। आइए देखते हैं। इट ओनली स्टोर पॉइंटर टू डेटा ब्लॉक्स अंटिल दोज ब्लॉक्स आर मॉडिफाइड। कह रहा है ये सिर्फ क्या स्टोर करेगा, सिर्फ पॉइंटर डेटा ब्लॉक्स ही स्टोर करेगा, अंटिल दोज ब्लॉक्स आर मॉडिफाइड, तब तक स्टोर करेगा जब तक वो मॉडिफाइड ना हो जाए। आओ समझते हैं इस बात को। कह रहे जो पुराना बैकअप है, जो ट्रेडिशनल बैकअप का तरीका है वो क्या है, पूरा डेटा कॉपी करके अलग स्टोरेज में रखना, ये ट्रेडिशनल है। कॉपी ऑन राइट स्नैपशॉट क्या करता है, स्नैपशॉट का मतलब ब्लूप्रिंट है ना, सिर्फ उसका जो चेंजेस हुए हैं सिर्फ वही कॉपी हो। कोई ऐसी टेक्निक शुरू में पूरा डेटा कॉपी नहीं करता, बल्कि केवल डेटा ब्लॉक्स के रेफरेंस पॉइंटर को रखता है, और जब डेटा बदलता है तभी उसको कॉपी करता है। तो जब डेटा बदलेगा तो पॉइंटर के थ्रू डेटा ब्लॉक्स में उसको चेंज करेगा, इसी को बोलते हैं कॉपी ऑन राइट स्नैपशॉट। नेक्स्ट, when a user create a section break next page in a long document, which of the following attribute can be uniquely modified for the new section without affecting the previous one? जब कोई उपयोगकर्ता किसी लंबे दस्तावेज में सेक्शन ब्रेक अगला पृष्ठ बनाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म पिछले सेक्शन को प्रभावित किए बिना नए सेक्शन के लिए विशिष्ट रूप से संशोधित किया जा सकता है? क्या बोलेंगे? पेज ओरिएंटेशन एंड मार्जिन सेटिंग। क्या होता है ये पेज ओरिएंटेशन या मार्जिन सेटिंग? हम जानते हैं पेज ओरिएंटेशन जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तब हम लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, दो तरीके के पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं, और उसी समय हम मार्जिन भी सेट करते हैं। यही तो कह रहा है, व्हेन अ यूजर क्रिएट अ सेक्शन ब्रेक, जब हम अलग अलग ब्रेक्स लगाते हैं नेक्स्ट पेज पर बड़े डॉक्यूमेंट में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन यूनिकली मॉडिफाइड, हम किसे मॉडिफाई कर सकते हैं न्यू सेक्शन में ताकि दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े? तो क्या हम हर एक पेज का अलग से पेज ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं? जी हां। क्या हर एक पेज का अलग से मार्जिन सेट कर सकते हैं? जी हां। तो दैट इज कॉल्ड पेज ओरिएंटेशन या मार्जिन सेटिंग। हर सेक्शन की अपनी अलग अलग पेज ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, मार्जिन सेटिंग भी अलग अलग होती है, हेडर और फुटर भी अलग अलग मैनेज कर सकते हैं पेजेस का, कॉलम्स को भी अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। तो किसी भी पेज में पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन सेटिंग, हेडर और फुटर और कॉलम्स, इनको अलग अलग मैनेज कर पाना पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ फाइल कंप्रेशन टेक्निक बिफोर अपलोडिंग टू क्लाउड स्टोरेज? क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड करने से पहले फाइल संपीड़न तकनीक का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल कंप्रेशन, यहीं से समझ में आ गया, बड़ी बड़ी फाइल्स को छोटी फाइल में कन्वर्ट करना ही फाइल कंप्रेशन है। फाइल को कंप्रेस कर देना। जैसे जब आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी फाइल को भेजते हैं तो क्या उसका साइज कंप्रेस हो जाता है? जी हां। तो कह रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइल कंप्रेशन? क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड करने से पहले फाइल संपीड़न तकनीक का उपयोग करना का क्या उद्देश्य है? टू रिड्यूस द फाइल साइज एंड सेव द स्टोरेज स्पेस, ताकि हम फाइल के साइज को कम कर पाए और जो स्टोरेज की स्पेस है उसको बचा पाए, है ना, इसीलिए तो हम कंप्रेस कर रहे हैं। फाइल रेडेबल अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस, ये तो नहीं होगा। इनक्रिप्ट, बिल्कुल नहीं होगा। टू कन्वर्ट द फाइल इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट, जी नहीं, कंप्रेशन का सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं। रिड्यूस द फाइल साइज एंड सेव द स्टोरेज स्पेस, डायरेक्ट आंसर बन रहा है। In Excel, edit mode, which keyboard shortcut allows you to insert a manual line break within a single cell to manage long text string or multi-line formula? Excel में edit mode में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको लंबे टेक्स्ट स्ट्रिंग या मल्टी लाइन फॉर्मूला को प्रबंधित करने के लिए एक ही सेल के भीतर मैनुअल लाइन ब्रेक डालने की अनुमति देता है? यानी एक्सेल में अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो क्या करना होगा? क्वेश्चन को जानबूझकर बड़ा किया गया है ना। आप देखिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि एक्सेल में लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस एंटर।
कई बार आपने पढ़ी होगी, कई बार आपने करके भी देखा होगा। एक्सेल शीट में सेल के अंदर हम एंटर प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एंटर प्रेस करेंगे तो अगली सेल पे आ जाएंगे। तो सेल के अंदर दूसरी लाइन पर कैसे आए? तो आंसर है ऑल्ट प्लस एंटर। सेल पे क्लिक करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, ऑल्ट एंटर करेंगे तो वो एंटर का ही काम करेगा। अगली लाइन पर आ सकते हैं ऑल्ट एंटर करके। देखिए जैसे कि यहां पर हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी आर्किटेक्चरल एडवांटेज ऑफ अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोलर यूनिट या कंट्रोल यूनिट ओवर अ हार्ड वायर्ड वन? हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट की तुलना में माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक वास्तुशिल्पी लाभ क्या है? देखिए, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट और हार्ड वायर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए कि मेरे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या आईओएस एप्लीकेशन है, तो क्या उसमें जो अपडेट आते हैं क्या ऑटोमेटिक हो जाते हैं वो अपडेट? हम सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, कभी हमें क्लिक करना होता है अपडेट करने पर, तो वो अपडेट हो जाते हैं। क्या अपडेट करने का प्रोसेस कुछ ऐसा भी होता है कि हम उस मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तब वो अपडेट करता है? जी नहीं। ये अपडेट कई बार ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आप रात में सोए, सुबह उठ के आपने देखा कि आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अगर आपका इंटरनेट ऑन होता है तो होता है ना, अपने आप अपडेट हो जाता है। इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, जो ऑटोमेटिक अपडेट करती है। हार्डवायर वन का मतलब, हार्डवेयर में जो अपडेट होते हैं वो ऐसे नहीं होते, उनमें सर्किट चेंज होते हैं, है ना। जैसे अगर कैलकुलेटर में कोई बदलाव करना हो तो क्या वो बदलाव ऑटोमेटिक होगा? जी नहीं, है ना। वो बदलाव मैनुअल होगा, वो बदलाव आपको करना होगा। उसके रजिस्टर में, उसके फ्लिप फ्लॉप में, उसके गेट्स में, उसके डिजाइन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके लॉजिक गेट्स में, उसके यूनिवर्सल गेट में, उसके फ्लिप फ्लॉप में जाकर, तब जाकर वो अपडेट होगा। लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन, किसी सॉफ्टवेयर में हमें अपडेट करना है तो वो बहुत आसान है। यही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी आर्किटेक्चरल एडवांटेज? इसका एडवांटेज क्या है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट ओवर अ हार्डवेयर वन? ईज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट। कह रहा है जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। रिड्यूस फिजिकल गेट काउंट नहीं, लोअर पावर कंजप्शन नहीं, फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड जी नहीं। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस, अगर आपको नया फीचर जोड़ना है बस सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, बैठे बैठे नया अपडेट आ जाएगा, हार्डवेयर को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो अपडेट ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हार्डवायर में आपको कोई अपडेट करना है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में कोई अपडेट करना है, जैसे कैलकुलेटर में कोई बदलाव करना है, तो अगर नया फंक्शन जोड़ना है तो अंदर का सर्किट बदलना पड़ेगा, है ना। इसमें तो पूरा हार्डवेयर आपको बदलना पड़ेगा, नई वायरिंग करनी पड़ेगी, नया आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर वो बदलाव होगा। तो इसका बेनिफिट क्या है? ईज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट अपडेट, दैट इज द बेनिफिट। नेक्स्ट, व्हेन कंपेयरिंग HDMI and DisplayPort, which feature is unique to the DisplayPort architecture? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI और DisplayPort की तुलना करते समय DisplayPort आर्किटेक्चर की कौन सी विशेषता अद्वितीय है? हम जानते हैं HDMI पोर्ट क्या होता है। जैसे अगर आपको अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना है या टीवी को कनेक्ट करना है हाई डेफिनेशन, तो हम किसका यूज करेंगे? HDMI का। लेकिन डिस्प्ले पोर्ट का यूज कब करेंगे? जब एक पोर्ट से कई सारे चीज को जोड़ना हो, वन पोर्ट मल्टीपल स्क्रीन, एक लैपटॉप से कई सारे पीसी को कनेक्ट करना हो या कई सारी स्क्रीन को कनेक्ट करना हो, तो किसका यूज करेंगे? डिस्प्ले पोर्ट का यूज करेंगे। तो HDMI और डिस्प्ले पोर्ट की तुलना करते समय डिस्प्ले पोर्ट आर्किटेक्चर की कौन सी विशेषता अद्वितीय है? डेजी चेनिंग, MST, यानी मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट। एक साथ कई सारी स्ट्रीमिंग हम कर सकते हैं, किसमें?
डिस्प्ले पोर्ट में। ये कंपैरिजन है HDMI और डिस्प्ले पोर्ट में। तो कह रहे डिस्प्ले पोर्ट आर्किटेक्चर का जो यूनिक फीचर है वो क्या है कि वो मल्टी स्ट्रीमिंग ट्रांसपोर्ट वो MST कर सकता है, जिसको डेजी चेनिंग बोलते हैं। जैसे डिस्प्ले पोर्ट एक ही डिस्प्ले पोर्ट आउटपुट से कई मॉनिटर्स को मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट डेजी चेन करके जोड़ा जा सकता है। पीसी एक पर्सनल कंप्यूटर 3 मॉनिटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, हो जाएगा। एक लैपटॉप 3 मॉनिटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, हो जाएगा वाया डिस्प्ले पोर्ट, वाया MST मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट। एक ही पोर्ट से मल्टीपल डिस्प्ले चल सकता है। जैसे ये देखो, लैपटॉप एक है और इससे 4 स्क्रीन्स को कंबाइन किया गया है ना, एक साथ 4 डिस्प्ले पर काम हो रहा है। क्या है ये? मल्टी स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट है, वाया डिस्प्ले पोर्ट ये किया गया है। समझ में आ गया? तो आंसर क्या था इस केस में? डेजी चेनिंग MST। इसका मतलब कि क्वेश्चन का आंसर तभी हम कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी हमारे पास। जब बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे तो क्या कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे उसका आंसर हम दे पाएंगे? जी हां, बस इसी चीज की रिक्वायरमेंट है और इसी लेवल पर आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? तो अगर बेसिक टू एडवांस आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं CCCGL और CHSL के लेटेस्ट कोर्स से, फ्रॉम वेरी बेसिक टू फुल एडवांस। पूरे जैसे आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं, इन्हीं को कैटर आउट करते हुए, सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए। पहली बात तो कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, हर एक टॉपिक की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तो क्वेश्चन को कितना भी घुमा के पूछे आप कर ले जाएंगे। यस। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। यस। बहुत सारे लेक्चर्स अभी मैं आपको लेकर आऊंगा यूट्यूब पर भी, है ना, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि अब पेपर का लेवल किस स्टैंडर्ड पर जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग हो, पोर्ट्स रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, नंबर सिस्टम बेस्ड, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन, नेटवर्क सिक्योरिटी और नेटवर्किंग, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, इन सबको लेकर आपको एक मिक्सचर बनाना होगा। मेमोरी टॉपिक, जहां पर जितनी भी मेमोरी है, रैम, रोम, कैशे, वर्चुअल मेमोरी, बफर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, यूनिट्स, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी करने होंगे, है ना। आप ये समय भी आ चुका है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी तैयार करने होंगे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपनी तरफ से आपको सॉलिड तैयारी करनी होगी, क्योंकि कंप्यूटर में अगर फेल हो गए, है ना, तो सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। इतनी मेहनत से जो आपने मैथ्स, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया, है ना, इतना पढ़ने के बाद, और कंप्यूटर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है ना, इसमें आप बढ़िया नहीं कर पाए, इसमें फेल हो गए, तो मेहनत बर्बाद हो गई ना। इतने नंबर्स ला कर भी आपने पेपर पे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो टफ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थ्योरी नॉलेज, थ्योरी प्लस MCQ, है ना। कॉन्सेप्ट पर जब तक आप नहीं डूबेंगे तब तक एग्जाम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। यस। तो कोई शॉर्टकट ढूंढना बंद करो कि लास्ट टाइम पर कोई मैराथन पढ़ लेंगे हो जाएगा, आखिरी समय पर 10 PDF पढ़ लेंगे हो जाएगा, कोई एक बुक पढ़ लेंगे हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, है ना। आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार करना होगा। तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, भले ही रोज आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली बेसिस पर आपको कंप्यूटर पढ़ना होगा। तभी जाकर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को फुल आउट ऑफ फुल यानी बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कंप्यूटर में कितने मार्क्स आपके आए और ओवरऑल आपका क्या स्कोर रहा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपने हमसे पढ़ा कंप्यूटर तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एग्जाम में, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में कुछ और कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज और बेस्ट मटेरियल के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।